हाय एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं दोस्तों। आज हमारी कॉर्पोरेट अकाउंटिंग की पहली क्लास है जिसको कंपनी अकाउंटिंग भी कहा जाता है। ओल्ड सिलेबस के अंदर ये कंपनी अकाउंट के नाम से था और न्यू सिलेबस के अंदर ये कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के नाम से है, जो कि हम पेपर नंबर 10 है, हमारा न्यू सिलेबस का पेपर नंबर 10 है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। आज हमारी पहली क्लास है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग की, जो इस पूरे सिलेबस का 50% मार्क्स कवरेज रखता है। जैसे कि पूरा इसका पेपर नंबर 10 है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग, तो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग वाला पार्ट मैं आपका देखूंगा जो कि 50 मार्क्स कवर करता है, आपका 50 मार्क्स का कवरेज रखता है। आज की इस क्लास के अंदर सबसे पहले तो हम डिस्कशन करेंगे कि सिलेबस के अंदर हमारे पास क्या क्या चीजें हैं डिटेल में, प्लस हम अपने सिलेबस को किस तरीके से कवर करेंगे, क्या क्या चीजें सिलेबस के अंदर कवर रहेगी, क्या स्टडी मटेरियल के अलावा भी कोई और बातें भी कवर रहेगी, ये भी हम इस बात में कवर करेंगे। तो देखा जाएगा एक ओवरव्यू सिलेबस का कि क्या है, समझ के चलिए। अगर आप पहली क्लास देख रहे हैं तो बिल्कुल एक नई फ्रेश कॉपी बनाइए और उसको अपने हैंड पे लिखिए, क्योंकि कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में देखिए लिखवाने का काम भी काफी ज्यादा है। तो 3 चीज रहेगी इस पर्टिकुलर तरीके से। मेरा जो पढ़ाने का वे है मैं आपको समझा देता हूँ एक बार। पढ़ाने का तरीका कुछ इस तरीके से रहेगा कि कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के अंदर अगर हम बात करें तो उसके अंदर थ्योरीज भी काफी है, ठीक है, जो पेपर में कई बार पूछी जाती है। प्रैक्टिकल पार्ट भी काफी है। तो समझ लीजिए अगर 50 मार्क्स का कॉर्पोरेट अकाउंटिंग आएगा तो लगभग 45 से 40% प्रैक्टिकल रहता है और 10 से 15% आपके पास थ्योरेटिकल पार्ट भी रहता है। तो उस चीज को कवर करने के लिए आपको अलग से थ्योरी नोट्स भी दूंगा, जो कि सिर्फ थ्योरी के लिए होगा। पर देखिए कुछ चीजें होती है जो ऐसे नहीं होता कि कैसे कि थ्योरी से दे दिया। देखिए किसी भी कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए उसका बेस थ्योरी भी पढ़ाया जाता है। अगर मैं कोई क्वेश्चन आपको कराऊंगा या मैं आपको कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन समझाने जा रहा हूं तो उसका थ्योरी बेस भी तो पता होना चाहिए। जैसे कि अगर हम बात करें शेयर कैसे इशू होता है, उसका बेस भी तो पता होना चाहिए। सीधा इशू शेयर की जनरल एंट्री तो ना करा दूंगा, समझ रहे आप। तो इस तरीके से तो एक वो थ्योरी हो गई जो प्रॉपरली थ्योरी है और उससे प्रैक्टिकल से कोई मतलब नहीं है, इसके तो आपको नोट्स प्रॉपर मिलेंगे। एक वो थ्योरी होती है जिनको करने से हमारा प्रैक्टिकल में कहीं ना कहीं इफेक्ट पड़ता है, मतलब अगर वो समझ में आएगा तभी हम प्रैक्टिकल चीजें आगे कर पाएंगे। एक वो थ्योरी है, वो आप साथ साथ मेरे साथ साथ यहां पर लिखेंगे, ठीक है सर, समझा दिया है मैंने। चलिए तो एक बार हम सिलेबस देखते हैं कि हमारे इस पूरे नए सिलेबस के अंदर क्या क्या है जो कि 50 मार्क्स के अंदर कवरेज करता है। पहला हमारा मॉड्यूल 1 है, पहला मॉड्यूल 1 है हमारा। मॉड्यूल अगर हम बात करें 1 की, अच्छा मॉड्यूल 1 से पहले मैं आपको ये चीज बता देता हूं कि हम क्या क्या चीजें कवर करने वाले हैं। देखिए सबसे पहले तो जो हमारे स्टडी मैट के अंदर थ्योरी दे रखी है वो पूरी की पूरी हम कवरेज करेंगे, स्टडी मैट की थ्योरी कवर करेंगे। इसकी आपको अलग से पीडीएफ में दे दूंगा मैं थ्योरी की, और एक समराइज फॉर्म में थ्योरी होगी। इसके अंदर स्टडी मैट की कुछ थ्योरी जो अननेसेसरी डाली है, मतलब जो हमारे पेपर के लिए इतना रेलिवेंट नहीं है, उसको हटा दूंगा। जो लॉन्ग थ्योरी है उसको शॉर्ट करूंगा, अपनी लैंग्वेज में लिखूंगा जिससे आपको इजी रहे याद करना। इसके बाद थ्योरी कवर हो जाएगी प्लस प्रैक्टिकल। पूरा स्टडी मैट के जितने भी क्वेश्चन है हमारे, आपको पता है अगर आप मेरे को पहले से जानते हैं या मेरी क्लास भी आपने इंटर ग्रुप 1 में ली थी तो आपको पता है मेरा फोकस कहाँ रहता है स्टडी मटेरियल में, स्कैनर्स के अंदर, वर्कबुक्स के अंदर, मॉक टेस्ट पेपर के अंदर, इन पे फोकस रहता है, क्योंकि मुझे पता है पेपर यहीं से आना होता है। हाँ स्टडी मैट, तो स्टडी मैट के अंदर जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे के सारे मैं आपको कराऊंगा। स्टडी मटेरियल के अंदर जितने भी क्वेश्चन है बस सारे के सारे कराऊंगा। बट दोस्तों क्या होता है स्टडी मैट के अंदर ना इस बार ज्यादा क्वेश्चन डाले नहीं है नई बुक के अंदर। अब धीरे धीरे अपडेट होगी बुक तो धीरे धीरे क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ेंगे। तो शुरुआत में अब क्योंकि ये स्टडी मैट के अंदर इतने क्वेश्चन है नहीं, तो जो हमारा ओल्ड स्टडी मटेरियल है ना उसके क्वेश्चन भी हम साथ के साथ करते हुए चलेंगे। तो मैं एक कैसी क्वेश्चन की बुक बना दूंगा जिसके अंदर स्टडी मटेरियल के नए सिलेबस के स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन भी मिल जाए, ओल्ड सिलेबस के स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन भी सारे कवर हो जाए, प्लस पास्ट ईयर पेपर। अब देखिए नए सिलेबस के अंदर एक ही पेपर हुआ है, 2 पेपर हुए हैं, ऐसे होता है। अभी नंबर्स ऑफ पेपर बहुत कम हुए हैं, तो पास्ट ईयर का मतलब क्या हो गया, पास्ट में तो ओल्ड सिलेबस था, तो ओल्ड सिलेबस के ही क्वेश्चन हमें करने होंगे। और जितने नए नए पेपर होते जाएंगे धीरे धीरे उनको भी पूरा पूरा मैं कराऊंगा। तो पास्ट ईयर पेपर जिसको हम प्यार से स्कैनर कहते हैं वो भी हम कवर करेंगे, ठीक है। 2016 से कवर करेंगे सर,
2016 से, मतलब 2016 से ऑनवर्ड कवर करेंगे, मतलब 2016 सिलेबस एंड 2022 सिलेबस, इनके क्वेश्चन कवर करेंगे। अब नंबर्स ऑफ क्लासेस इसी में बहुत ज्यादा हो जाती है। यहां पर मैं वर्क बुक भी ऐड ऑन कर सकता हूं, पर कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के अंदर वर्क बुक से पूछा नहीं जाता। अगर मैं अभी वर्क बुक खोल के दिखाऊंगा आपको, तो वो कहीं ना कहीं उन वर्क बुक के अंदर जो क्वेश्चन होंगे वो कहीं ना कहीं या तो स्टडी मैट से होंगे, कहीं ना कहीं या तो पास्ट ईयर पेपर से होंगे। तो अगर आप इतनी चीजें कर लेते हैं तो इनफ है। इसके बाद एमसीक्यू, तो देखिए क्वेश्चन के साथ साथ, जैसे एमसीक्यू जैसे जैसे चैप्टर होता जाएगा उसी के पीछे जो स्टडी मैट के एमसीक्यू वो साथ साथ में कराते चले जाऊंगा, क्योंकि बात के लिए रखना कोई फायदा नहीं है, हैंड टू हैंड कराते तो ज्यादा बेनिफिशियल रहता है। तो ये सारी बातें कवर होगी दोस्तों। इसके अलावा ये बहुत सारे क्वेश्चन हैं, आप समझिए इतने क्वेश्चन करने के बाद आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा। ये वाकई में बहुत सारे क्वेश्चन है इसके अंदर। इतने इसमें कम से कम अगर कहूं तो एक चैप्टर के अंदर होंगे 40 से 50 क्वेश्चन। अगर मैं इन सारी चीजों को कवर करता हूं तो एक चैप्टर के अंदर 40 से 50 क्वेश्चन कवरेज मिलता है आपको। तो ये पूरी कहानी है कि हम इस पर्टिकुलर चीज में ये करेंगे। इसके अलावा अगर आप कहते हैं कि कोई और चीज भी करा दीजिए, जो जी नई नई चीजें आती रहती है, मॉक टेस्ट पेपर करा दीजिए, तो वो ऐड ऑन कर देंगे अलग से। अभी के लिए मैं आपको इसकी कमिटमेंट देता हूं कि ये सारी चीजें मैं आपको कर दूंगा। आपको मैं एक क्वेश्चन की बुक दे दूंगा जिसके अंदर ये तीनों चीजें कवर हो जाएगी। तो आपको अलग से स्कैनर खरीदने की जरूरत नहीं है। पीछे ओल्ड स्टडी मटेरियल मेरी एक क्वेश्चन की बुक होगी, इसके अंदर आंसर सारे आपको पता है, अपनी बुक के मैं सारे आंसर कराता हूँ, सारे के सारे आंसर मैं क्लास के अंदर कवर करा दूंगा। इसकी आपको थ्योरी पीरियड दे दूंगा, और जो भी मैं लिखूंगा, जो भी मैं क्लास के अंदर लिखूंगा वो आपको साथ साथ लिखना होगा, नई कॉपी बनाकर। ये बात क्लियर हो गई। चलिए अब आ जाइए, हम बात करते हैं सिलेबस ओवरव्यू के। तो मॉड्यूल की अगर हम बात करें तो हमारे पास टोटल देखा जाए तो 5 मॉड्यूल है। पहला मॉड्यूल हमारा है अकाउंटिंग फॉर शेयर एंड डिवेंचर। पहला मॉड्यूल 1 है अकाउंटिंग फॉर शेयर एंड डिवेंचर। पता क्या होता है, अब बहुत सारे स्टूडेंट जो होते हैं वो किसी ने बीकॉम में पढ़ा होता है और बहुत सारे स्टूडेंट ने सिर्फ 12वीं में पढ़ा होता है, बाकी में करा नहीं होता, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट बीकॉम करते नहीं। अकाउंटिंग फॉर शेयर सबसे पहला आपने पढ़ा था 12th क्लास के अंदर, ठीक है जी। 12th क्लास में सबसे पहले आपने अकाउंटिंग फॉर शेयर पढ़ा था, उसके बाद बीकॉम में पढ़ा था सेकंड ईयर में। अगर हम बात करें तो सेकंड या फिर सेमेस्टर वाइज बात करो, आपने पढ़ा था बीकॉम लेवल पर, बीबीए लेवल पर भी पढ़ा होगा। अब देखिए क्या होता है, बीकॉम लेवल और 12th लेवल ये होते हैं बेस लेवल, और हमें यहाँ पे पढ़ना होता है एडवांस। 12th की अगर बात करूं तो 12th के अंदर 2 ही चीज थी, अकाउंटिंग फॉर शेयर एंड अकाउंटिंग फॉर डिवेंचर। ऐसी ही बीकॉम के अंदर भी यही 2 चीज थी, पर यहाँ पर अलग सी नई बातें भी जोड़ दी गई है, बहुत सारी बातें यहाँ पर जोड़ी गई है। वो यहाँ पर पता क्या होता है, हमें बेस तो भाई देखो, कहीं भी आप किसी लेवल पे चले जाओ, आप सीएमए के फाइनल लेवल पे चले जाओ, सीएमए के इंटर लेवल की बात करो, ग्रुप 2 की बात करो, फाइनल लेवल की बात करो, बेस आपको 11वीं 12वीं से ही मिलता है, ये बात आपको भी पता है। अकाउंटिंग बेस सिर्फ 11 12th ही है। मैं उस लेवल पे बेस पे पढ़ाने के बाद आपको एडवांस लेवल तक ले जाऊंगा, क्योंकि मुझे इस तरीके से पढ़ाना है कि कल को अगर कोई स्टूडेंट जो साइंस साइड से है, कल को कोई स्टूडेंट जो आर्ट साइड से है, वो सीएमए करने आ रहा है, तो उसको पता होना चाहिए कि अकाउंटिंग फॉर शेयर कैसे होता है। मैं ये एज्यूम नहीं करूंगा पहले से कि आपने तो ये 11th में 12th में या फिर बीकॉम लेवल में पढ़ लिया है, तो सीधा भगाने की कोशिश नहीं करूंगा। इसलिए कई बार देखा जाता है मेरी जो नंबर्स ऑफ क्लासेस होती है वो बढ़ जाती है, क्योंकि उसके अंदर मैं बिल्कुल 0 लेवल से स्टार्ट करता हूं। मैं ये समझते हुए पढ़ाता हूं कि पहली बार पढ़ रहे हो, ठीक है जी, और डिटेल में पढ़ाना है, प्लस इतने सारे क्वेश्चंस कराने हैं। तो नंबर्स ऑफ क्लासेस आप ये अज्यूम करना कि नंबर्स ऑफ क्लासेस हो सकता है ज्यादा, 1 घंटे की क्लास से ज्यादा घंटे की क्लास लूंगा नहीं। तो ये बातें मैं आपको पहले इसलिए क्लियर कर रहा हूं पहली क्लास के अंदर कि आप उस तरीके से प्रिपेयर रहे। और दोस्तों बेसिक से पढ़ाऊंगा, बिल्कुल मेरे को ये समझकर पढ़ाना है कि आपने कभी पढ़ा ही नहीं है इशू ऑफ अकाउंटिंग फॉर शेयर। मैं आप धीरे धीरे जब क्लासेस देखोगे तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि यार ये बहुत बेसिक से चल रही है चीजें, और चीजें अगर बेसिक से हो तो ही ज्यादा बेनिफिट होता है। जिसका अगर बेसिक ही अच्छा नहीं होगा तो आगे क्या करेगा बताओ आप। अब इसके अंदर ना 3 बड़े बड़े चैप्टर है, इसके अंदर दोस्तों 3 बड़े बड़े चैप्टर है। अकाउंटिंग फॉर शेयर एंड डिवेंचर के अंदर 3 बड़े बड़े चैप्टर है। पहला है इशू ऑफ शेयर, शेयर कैसे, शेयर से रिलेटेड डीलिंग करते हैं यहाँ पर। शेयर कैसे इशू होता है, शेयर फोरफीट कैसे होता है, री इशू कैसे होता है, बायबैक कैसे होता है शेयर का, बोनस शेयर कैसे इशू करते हैं। तो इशू ऑफ शेयर से रिलेटेड सारी कहानी यहाँ पर हम पढ़ेंगे। ये हो गई शेयर की कहानी। अब शेयर भी आपको जैसे कि पता है, आप ग्रुप 1 के अंदर पढ़कर आए हो, शेयर भी 2 टाइप के होते हैं, एक होता है इक्विटी शेयर, एक होता है प्रेफरेंस शेयर। तो अगला चैप्टर हम प्रेफरेंस शेयर के ऊपर बात करते हैं कि कैसे हम प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करेंगे, रिडम्पशन। अब रिडीम क्या होता है,
चलो भाई बात की बात है, रिडेम्पशन का मतलब थोड़ा सा बता देता हूँ। रिडेम्पशन का मतलब होता है पैसा वापस करना। आपको पता है प्रेफरेंस शेयर का पैसा एक टाइम पे वापस करना होता है। जब हम अपने शेयर का पैसा वापस करते हैं उसको रिडेम्पशन कहते हैं। बाकी तो डिटेल में हम चर्चा करेंगे इसकी आगे, ठीक है। रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, अब ये आपने नहीं पढ़ा था कहीं, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, बट साथ ही साथ इसके अंदर ये तो प्रेफरेंस शेयर को कैसे रिडीम करना उसके बारे में बताएगा, पर जो उसके अंदर मेन चैप्टर वो है इशू करना, कैसे मैं डिबेंचर्स को इशू करूं, इशू एंड रिडेम्पशन करना, कैसे मैं डिबेंचर को इशू और रिडीम करूं, ये भी इसके अंदर एक चैप्टर है। तो 11-12 की बात करूं तो आपने ये चैप्टर और ये चैप्टर पढ़ा था बस। अब इसके बाद और आपके पास एक चैप्टर और आता है जो बिल्कुल नया है आपके लिए, अंडर राइटर। एक क्वेश्चन आता भैया इसके अंदर से पेपर के अंदर, बहुत छोटा चैप्टर है, ज्यादा बड़ा नहीं है। अंडर राइटिंग ऑफ सिक्योरिटी, अंडर राइटिंग ऑफ सिक्योरिटीज। तो ये एक नया चैप्टर आपके पास जुड़ गया है आपने ये। अब देखिए ये बेस है, जब ये वाला बेस क्लियर होगा, जब ये ऑटोमेटिक सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर अगर इस पूरे इसका सबसे इस पूरे अकाउंटिंग का, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का सबसे जो महत्वपूर्ण चैप्टर है वो ये वाला है। अगर दोस्तों आपने ये अच्छे से बेसिक से क्लियर कर लिया ना अपने आप को, ये अगर आपका बेस क्लियर हो गया ना, तो समझ लेना कि आपने सारा समझ लिया, क्योंकि सारे से इंटरलिंक करते हैं, सारे इंटरलिंक करते हैं। मतलब यहां पर जो लॉजिक होगा वो यही लॉजिक यहां पर भी लगेगा, वही लॉजिक यहां पर भी लगता है। ये है। अब आया था मॉड्यूल 2। मॉड्यूल 2 की अगर हम बात करें तो मॉड्यूल 2 आपने पूरा का पूरा पढ़ रखा है। कहां पर? 12वीं क्लास में पूरा मॉड्यूल 2 पढ़ रखा है। और सर अगर मैं कहूं ना सबसे अच्छी नॉलेज जो कहां मिलेगी, वो 12th की बुक से ही मिलेगी आपको। 12th की बुक से ही आपको इस चैप्टर की मॉड्यूल 2 की नॉलेज मिलती है। बिल्कुल। प्रिपरेशन ऑफ स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल। आपको पता है पहले हम पीएनएल अकाउंट बनाते थे सोल प्रोप्राइटरशिप के लिए, पर कंपनीज के लिए हम क्या करते हैं, पीएनएल अकाउंट नहीं बनाते, क्या बनाते हैं, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल बनाते हैं। यहां पर बैलेंस शीट भी अलग होती है ना, बैलेंस शीट भी अलग होती है। क्या होती है बैलेंस शीट? एज पर शेड्यूल 3rd। आपने 12th में ये भी पढ़ा हुआ है, एज पर शेड्यूल 3rd। अगर आप यकीन नहीं मानोगे दोस्तों, यकीन नहीं मानोगे, मैं आपको दिखा देता हूं। मैं सर 12वीं की बुक दिखा देता हूं आपको। ये देखिए सर 12th की बुक देख रहे हो आप सर, यही है बेस। किसी भी लेवल पे चले जाओ आप, पहली बार आपने कॉर्पोरेट अकाउंटिंग यही पढ़ी थी, यही है बेस। इससे आप ये अंदाजा लगा सकते हैं जो मेरी क्लासेस होगी उसके अंदर इसका बेस तो होगा ही होगा। और जो बेस इसमें है ना वो कहीं नहीं मिलेगा आपको, किसी भी बुक नहीं मिलेगी। आप किसी भी बड़े लेवल पे चले जाओ, इंटर में चले जाओ, सीएमए के, सीए के इंटर में चले जाओ, सीएस के इंटर में चले जाओ, फाइनल लेवल पे चले जाओ, जितना बेस इस बुक में है ना वो बेस आपको कहीं पर नहीं। बेसिक कह रहा हूं मैं। तो जो स्टूडेंट को बेसिक लेवल से पढ़ना है ना वो ये बुक उठाकर पढ़ेगा, वो मैं कराऊंगा इसके अंदर, सारी कवर करा दूंगा ये बुक के अंदर। ये सारा चीज मैं क्यों रखा हूं ये बुक, मैंने 12वीं के बच्चों को ढूंढा, मैंने कहा भैया मेरे को बुक दे दो यार, ये पढ़ाना है मुझे सीएमए इंटर वालों को। सारी कहानी यही है सर इसकी, ये है, ये आ गया ना सारा बेस, तो सीएमए इंटर कुछ भी नहीं है इसका, ग्रुप 1 ग्रुप 2 कुछ भी नहीं है भैया इसके सामने। ये बेसिक क्लियर हो गया तो ये ऑटोमेटिकली सारे क्वेश्चन ये पढ़ा करना, मैं आपको इसके सारे क्वेश्चन करा दूंगा इंटर की बुक के, बेस सारा वही है। ठीक है जी। तो हमें यहाँ पर स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल और बैलेंस शीट, आपको पता है ना 12वीं क्लास की एक तीसरी बुक भी हुआ करती थी फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाली, जिसके अंदर रेशियो, कैश फ्लो और हम ये स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल और बैलेंस शीट पढ़ते थे। 12वीं क्लास ही है, इसको पता नहीं इंटर क्यों बोल दिया, समझ में आ रहा है। 12th की आप टेंशन मत लीजिए, बिल्कुल क्लियर करके जाएंगे, मतलब आपका अच्छा बेस कर देंगे। और बताओ, तो यहां पर हम क्या करेंगे, यहां पर हम वही पढ़ेंगे स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल कैसे होगा और बैलेंस शीट बनाना सीखेंगे, जो कि एक एक आपको पता है शेड्यूल 3rd की बैलेंस शीट वर्टिकल होती है, हॉरिजॉन्टल नहीं होती। अभी आप लायबिलिटी और एसेट करते थे, अब लायबिलिटी और एसेट नीचे होता है, ये आपने पता है, थोड़ा बहुत आपको पता होगा।
अब आपको पता है कि स्पेसिफिक फॉर्मेट होता है शेड्यूल थर्ड की बैलेंस शीट के अंदर कि शेयर होल्डर फंड ये वो करके फिर एसेट्स में कुछ फॉर्मेट होता है, उसी के अंदर लिखना होता है, हम अलग से नहीं लिख सकते। अभी तक हम क्या करते थे, एसेट उठाया, कभी करंट एसेट ऊपर, कभी लायबिलिटी करंट नॉन करंट एसेट नीचे, कुछ भी डाल दो ऊपर नीचे, कोई फर्क नहीं पड़ता था। पर यहाँ पर आपको, पर वो एक एक पॉइंट जो है ना, वो चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है सर, एक एक पॉइंट आपको अब क्लियर है। तो इसके बाद आता है कैश फ्लो स्टेटमेंट, इसके बाद आता है कैश फ्लो स्टेटमेंट, ठीक है सर। कैश फ्लो स्टेटमेंट आ गया। मॉड्यूल 4, 5 मॉड्यूल है टोटल। मॉड्यूल 4 के अंदर आता है अकाउंटिंग फॉर बैंकिंग, अकाउंटिंग फॉर सर बैंकिंग कंपनी। आपको पता है बैंक भी एक कंपनी है, उन बैंक अपनी अकाउंटिंग कैसे करता है ये हमें सिखाएगा। आपको पता है इंश्योरेंस कंपनी होती है ना, LIC, मेडिकल इंश्योरेंस वाली कंपनी, इंश्योरेंस कंपनीज अपनी अकाउंटिंग कैसे करते हैं। एंड इलेक्ट्रिसिटी कंपनी, अपनी अकाउंटिंग कैसे करते हैं। देखिए ये 3 चीज हमें पढ़नी है इस पर्टिकुलर चैप्टर में, कि बैंकिंग कंपनी अपनी अकाउंटिंग कैसे करते हैं, बैंकिंग कंपनी अपनी अकाउंटिंग कैसे करते हैं, इंश्योरेंस कंपनी कैसे करती है, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी कैसे करती है। बहुत ही वाहियात चैप्टर, कितना ही डिटेल में पढ़ा आपको याद नहीं है, क्योंकि इसके अंदर ना बहुत सारे फॉर्मेट्स होते हैं। आपको बता रहा हूं, मैंने जब पढ़ा था मुझे भी याद नहीं हुआ, फॉर्मेट इतने सारे थे, बहुत सारे फॉर्मेट थे। और कोशिश करेंगे कि आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करा के फॉर्मेट याद कराया जाए। फिर आता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, फिर आता है दोस्तों अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। और पता है ग्रुप 2 के अंदर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को ज्यादा फोकस दिया है। इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, आपको पता है अब इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एप्लीकेबल होने लग रहे धीरे धीरे। तो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, इंड एएस कहते हैं इसको प्यार से, वो ज्यादा एप्लीकेबल हो गए। कुछ प्रोविजन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के भी डाले गए इंड एएस के अंदर, पर अब इंड एएस ज्यादा एप्लीकेबल होने लग रहे हैं। तो इंड एएस कहते हैं इसको प्यार से, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, इंड एएस। तो सर कौन कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हमें इस चैप्टर के अंदर, सबसे पहला हमें कौन कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इसके अंदर पढ़ना है। पहला आता है इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इंड एएस 2, जो डील करता है इन्वेंट्री पे। ये पहले ग्रुप 1 में हुआ करता था, इसको ग्रुप 2 में डाल दिया, पर इसके अंदर इंड एएस का पार्ट है। ग्रुप 1 में एएस होता था बस, इंड एएस। तो ये हमारा आ गया पहला इन्वेंट्री, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ग्रुप 1 में भी ये इंपॉर्टेंट हुआ करता था। उसके बाद आता है इंड एएस, इंड एएस 10। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 होता था प्लांट प्रॉपर्टी एंड इक्विपमेंट, इसका अलग है। इसका है सर इवन आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड, इवेंट्स आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड, इवेंट्स आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड। तीसरा इन एएस 19, in AS 19 that is called employee benefit, employee benefit। 5 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है टोटल। चौथा इंड एएस 33 that is called earning per share, अर्निंग पर शेयर। पांचवा इंड एएस 37 that is called provision contingent liability and contingent asset। एंड कंटीजेंट एसेट। लो भैया, तो ये है आपका सिलेबस पूरा का पूरा, जिसके अंदर हम 5 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ते हैं। AS2,
इंड AS 2, 10, 19, 33 और 37। तो ये 5 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। अब मान के चलिए सब में 2-3 क्लास लगेगी और खत्म हो जाएगा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। तो ये पर्टिकुलर पूरा आपका सिलेबस है जो आपके सामने मैंने प्रेजेंट करा हुआ है। मैं आपको बताऊंगा कि कहां कहां पर आपका नया पार्ट आता है। तो एक ये नया पार्ट आपके पास आता है, एक ये नया पार्ट आता है और एक ये नया पार्ट आता है, बस। बाकी सारा आपने 12th में पढ़ा हुआ है। इसमें कुछ पॉइंट्स आते हैं नए पार्ट के अंदर, बाकी सब आपने 12th में बेसिक पढ़ा है। बट कोशिश ये रहेगी आपको बेसिक से बिल्कुल पढ़ाया जाए। आज तो पहली क्लास है तो एक इंट्रोडक्शन देना था। सबसे पहले हमारा जो चैप्टर स्टार्ट होगा वो इशू ऑफ शेयर इशू स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल बेसिक से। पहले कुछ थ्योरी कराऊंगा आपको। देखिए मेरा पढ़ाने का तरीका थोड़ा डिफरेंट है, मैं आपको समझा देता हूँ कैसे पढ़ाना है मुझे। आपको पढ़ाने का तरीका ये होगा कि देखिए सबसे पहले मैं आपको, देखिए क्योंकि ये कॉर्पोरेट अकाउंटिंग है ना, क्योंकि ये क्या है, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग है, तो इसके अंदर कंपनी लॉ जो आपने इंटर ग्रुप 1 में पढ़ा था लॉ के अंदर, तो उसका कुछ थ्योरी इसके अंदर आएगा, आपने वो पढ़ रखा है। अब मैं ये नहीं कहूंगा कि आपने नहीं पढ़ा, मैक्सिमम बच्चों ने पढ़ा होगा, बट कुछ स्टूडेंट डायरेक्टली ग्रुप 2 में आते हैं तो उन्होंने नहीं पढ़ा, बाकी सबने पढ़ा हुआ है। तो मैं आपको वो पर्टिकुलर थ्योरी यहां पर कराऊंगा जो अभी प्रैक्टिकल के लिए बहुत जरूरी है, ठीक है सर। जो दूसरी पर्टिकुलर थ्योरी है उसके साथ साथ मैं वीडियो बनाऊंगा, अलग से बनाऊंगा, उसके साथ साथ वीडियो बनाऊंगा, अलग से थ्योरी वीडियो। क्योंकि सर थ्योरी इतनी सारी इसके अंदर है, वो सारा आपको पढ़ाऊं, पहले आपको 5-6 क्लास थ्योरी पढ़ाऊं, अब बोर हो जाओगे, आप कहोगे यार ये तो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है या प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। मैं आपको एक क्लास लगाता हूं थ्योरी की, अगली क्लास में आपको थ्योरेटिकली समझाता हूं क्या क्या चीजें होती है, उससे अगली क्लास से प्रैक्टिकल स्टार्ट करेंगे। कराने का तरीका मैंने आपको बताया कि पहले हम वो पर्टिकुलर थ्योरी करेंगे जिसमें हमारा प्रैक्टिकल में ज्यादा यूज होने वाला है। अब वो पर्टिकुलर थ्योरी जो सिर्फ थ्योरी है, सिर्फ कंपनी लॉ जैसी थ्योरी है, लॉ जैसी थ्योरी है, उसको हम अलग से पढ़ेंगे, वो भी साथ साथ करेंगे, बाद में नहीं, साथ साथ करेंगे, ठीक है। साथ साथ आप करेंगे, मैं बता दूंगा आपको, एक शेड्यूल दूंगा कि कैसे कैसे पढ़ना है, पर मैं आपको बताऊंगा वीडियो के दौरान ही बता दूंगा कि अब से पढ़ना स्टार्ट करना, अभी नहीं। वीडियो के दौरान ही आपको बताऊंगा कि अब से पढ़ना आपको स्टार्ट करना है थ्योरी, अभी नहीं, ठीक है। तो पहले तो बहुत सारे स्टूडेंट ये सोचते हैं कि यार इतने हमारी बुक में स्टडी मैट के अंदर अलग है और सर पढ़ा रहे अलग, तो मैं भाई बेसिक लेवल से पढ़ाता हूं तो मुझे थोड़ा डिफरेंट चीजें बतानी पड़ती है ना। अच्छा, इसके अंदर मुझे एक और चीज ऐड होती है, इसके अंदर क्या है, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, जो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चन होंगे वो साथ साथ कराऊंगा मैं आपको, जिससे क्या होगा कि मेरे को छोटे छोटे क्वेश्चन लेने हैं जिससे आपके कॉन्सेप्ट को बिल्ड करूं, वो साथ साथ होंगे अलग से पार्ट में। तो मैं आपको एक तरीका पूरा ओवरव्यू बता रहा हूं कि क्या क्या चीजें होने वाली है। तो सबसे पहले हम वो पर्टिकुलर थ्योरी, इंपॉर्टेंट थ्योरी लेंगे जिससे हमारा प्रैक्टिकल चीजें कवर हो जाए, क्योंकि आपको पता है 35 से 40 मार्क्स का प्रैक्टिकल आएगा, 10 मार्क्स की थ्योरेटिकल आना है, तो 40 मार्क्स के पहले फोकस है, क्योंकि चैप्टर बहुत सारे हैं। ऐसा लग रहा है आपको ये छोटे से कम चैप्टर है, पर बहुत बड़े बड़े चैप्टर है। शुरुआत का चैप्टर इतना बड़ा है ना, आप देखना इसको शेयर खत्म करने में कितना टाइम लग जाएगा हमें। तो कोशिश ये करेंगे कि हम फास्ट तरीके से चले और सारे क्वेश्चन कवर करते हुए चले। मैं आपको बेसिक भी चीजें कराते चलूं, मैं आपको बेसिक लेवल भी समझाते चलूं, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चन भी कराऊं और साथ साथ आपके स्टडी मैट के सारी चीजें कवर कराते हुए चलूं, ठीक है सर। तो ये पूरा क्लास का ओवरव्यू है। तो कभी भी कोई स्टूडेंट ये ना सोचे कि यार ये हमारे स्टडी मैट पर हम चेक कर रहे हैं, अभी देख रहे मिला रहे तो मिलेगा, शुरुआती मत देखना, धीरे धीरे आपको सारा मैच करवाता हुआ नजर आऊंगा। मैं पढ़ाता है सीएमए के स्टडी मैट से हूं, मैं और लेता ही नहीं कोई बुक। ग्रुप 1 में जिसने पढ़ा उसको पता है सीएमए के स्टडी मैट से के अलावा मैं पढ़ाता ही नहीं। तो मैच होगा वो, पर शुरुआती दौर पे मत देखना, अभी जज मत करना कि यार ये तो मैच हो ही नहीं रहा। पहले आप क्या करना, करते जाना, पढ़ते जाना, क्वेश्चन मैच होते चलेंगे, फिर थ्योरी भी मैच होती चलेगी, ठीक है सर। चलिए, तो आज की इस क्लास में इंटरव्यू देते हैं, अगली क्लास में एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, इशू ऑफ शेयर। बहुत बड़ा चैप्टर है पर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि ये अगर आ गया तो सारे चैप्टर आएंगे, यही नहीं आया तो कुछ नहीं आएगा सर। मतलब ये चैप्टर पे तीन मॉड्यूल जुड़े हुए हैं, पहला तो जुड़ा ही हुआ है, दूसरा मॉड्यूल भी जुड़ा है, तीसरा भी जुड़ा हुआ है, और एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी जुड़ा हुआ, अर्निंग पर शेयर वाला पहले चैप्टर से ही जुड़ा हुआ है। तो अच्छा खासा सिलेबस जुड़ा हुआ है, पहले चैप्टर से लिंक करता हूँ। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास के अंदर। आज की क्लास में कोई भी आपको डाउट है, कुछ भी रिलेटेड टू कोर्स से रिलेटेड डाउट है तो मुझे पूछ लीजिएगा। ये वीडियो मैं यूट्यूब पर अपलोड करूंगा तो कमेंट कर दीजिएगा। इसके अलावा आज की क्लास को यहीं समाप्त करेंगे, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। धन्यवाद नए चैप्टर के साथ। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस।